नमस्कार साथियों, द ड्रीम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। देखिएगा, हम जो मृदा विज्ञान पढ़ते हैं, मृदा विज्ञान में आज हम प्रतिदिन की तरह क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जो सोइल साइंस पढ़ते हैं उस सोइल साइंस की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बार पुनः जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आपको पता ही है, क्लास की शुरुआत प्रतिदिन की तरह मोटिवेशनल शायराना अंदाज में होगी। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना ए भावी कृषि पर्यवेक्षक, आप कृषि पर्यवेक्षक भी बनोगे और बनने का मजा भी आएगा। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब क्या मुश्किल और क्या आसान रे, ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल द ड्रीम पॉइंट के साथ जुड़ गए हैं, इसका मतलब मन में विश्वास पक्का है और ये बात साबित करके रहेंगे कि यदि कठोर मेहनत हो तो फिर नसीब को भी बदला जा सकता है ना। हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत तो उनके भी होती है जिनके हाथ में होते हैं। बिल्कुल जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत। और देखिएगा, हम जो मृदा विज्ञान पढ़ रहे थे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे मुरझान गुणांक। कौन सा पढ़ेंगे सर? मुरझान गुणांक। क्या होता है मुरझान गुणांक? आपने देखा होगा कई बार पौधों को जब वो पानी नहीं मिल पाता है, जब सिंचाई नहीं मिल पाती है, तो वो पौधा मुरझा जाता है। क्या कर जाता है सर? मुरझा जाता है। जब वो पौधा मुरझा जाता है तो उसमें दो स्थितियां आप पढ़ते हो। एक तो है सर स्थायी मलानी बिंदु। कौन सी है सर? स्थायी मलानी बिंदु। और एक है अस्थायी मलानी बिंदु। ये दोनों आप पॉइंट पढ़ते हो और यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है साथियों। अगर मैं बात करूं स्थायी मलानी बिंदु और अस्थायी मलानी बिंदु की, तो पहला तो आप ये देखिए कि जब पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, तो पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण पौधा मुरझाता है। हाँ सर, मुरझाता है। तो मुरझाए हुए पौधे को जब पानी दिया जाता है तो वो पौधा पुनः जाग जाता है, स्फीत होकर जीवित हो जाता है, और उसे क्या कहते हैं? अस्थायी मलानी बिंदु। यानी कि इसमें पहला पॉइंट जो आप पढ़ोगे अस्थायी मलानी बिंदु, इसके साइंस में आप लिखोगे, आपको पूछा जाता है कि मुरझाया हुआ पौधा या मुरझाए हुए पौधे को पानी देकर वापस जीवित करना क्या कहलाता है? आप कहोगे अस्थायी मलानी बिंदु। क्या कहोगे? अस्थायी मलानी बिंदु, ठीक है। तो देखिएगा साथियों, देखिएगा अस्थायी मलानी बिंदु के साइंस में आप लिखिए कि मुरझाए हुए मलानी बिंदु के पॉइंट में आप लिखिए कि मुरझाए हुए पौधे को पानी मिलने पर वह पुनः सक्रिय हो जाता है। मिलने पर वह पुनः जीवित हो जाता है या सक्रिय हो जाता है। अब उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर अस्थायी मलानी बिंदु, ठीक है। अब देखिएगा, और यदि पौधा पुनः स्फीति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। अब देखो दो भाई, इसमें मैंने बताया आपको भाई, एक तो है अस्थायी मलानी बिंदु। कितने हैं सर? दो है। एक तो है अस्थायी और एक है स्थायी। यदि पौधे को हम मुरझाए हुए पौधे को पानी दे और वह जीवित हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, तो वह अस्थायी मलानी बिंदु कहलाएगा, ठीक है। लेकिन पौधे को पानी देने के बावजूद वह वापस जीवित नहीं हो पा रहा है, सक्रिय नहीं हो पा रहा है, एक्टिव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे स्थायी मलानी बिंदु। स्थायी मलानी मतलब मुरझाया हुआ, है ना, बिंदु। स्थायी मतलब परमानेंट। अब वो परमानेंट जा चुका है, जब पानी से भी नहीं जाग रहा है तो फिर परमानेंट जा चुका है। स्थायी मलानी बिंदु उसे कहेंगे जब मुरझाए हुए पौधे को पानी देने के बावजूद सक्रिय नहीं हो पाता है, तो उसे कहेंगे स्थायी मलानी बिंदु, ठीक है। अब आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखाता हूं जो आपको बार बार पूछा जाता है। आपको पूछा जाता है कि स्थायी मलानी बिंदु, क्या सर? स्थायी मलानी बिंदु, ये जो स्थायी मलानी बिंदु है, इसका सूचक पौधा पूछा जाता है। इसका क्या पूछा जाता है? सूचक पौधा। और बार बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लेके लिख देना आप इसको, है ना। स्थायी मलानी बिंदु का क्या पूछा जाता है सर? सूचक पौधा पूछा जाता है। यानी कि कौन सा पौधा जो है वो स्थायी मलानी बिंदु को दर्शाता है या उसकी जांच करवाता है, तो वो है सर सूरजमुखी। कौन सा मुखी है सर? सूरजमुखी
हेलियंथस एनस। क्या सर? हेलियंथस एनस। सूरजमुखी। सूरजमुखी मेरे प्यारे साथी एक ऐसा पौधा है जो पानी मिलने के बावजूद भी सक्रिय नहीं हो पाता। मतलब सॉरी, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो भाई इसका सूचक पौधा है, स्थायी म्लानी बिंदु का सूचक पौधा है। ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो म्लानी बिंदु पर मृदा नमी तनाव कितना होता है, यह भी आपको पूछा जाता है। भाई जब ये म्लानी बिंदु मुरझाने वाला बिंदु आता है, तो इस म्लानी बिंदु पर क्या सर, इस म्लानी बिंदु पर आपको पूछा जाता है कि इस म्लानी बिंदु पर मृदा नमी तनाव कितना होता है। म्लानी बिंदु पर मृदा नमी तनाव क्या पूछा जाता है, म्लानी बिंदु पर मृदा नमी तनाव, तो वो कितना होता है सर, 15 बार। कितना होता है? 15 बार। 15 बार म्लानी बिंदु पर मृदा नमी तनाव कितना होता है सर, कितना रहता है? 15 बार। कितना सर? 15 बार। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है। और यह मृदा नमी एक शब्द आया है साथियों। क्या शब्द आया है? मृदा नमी। अब यहाँ एक पॉइंट और आप एक्स्ट्रा में लिख दो, जो आपको पूछा जाता है कि मृदा नमी ज्ञात किससे करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मृदा नमी का ज्ञात, मृदा नमी का मापन, ज्ञात या मापन, मृदा नमी का ज्ञापन या मापन, ज्ञापन तो अलग हो जाएगा, ज्ञात या मापन, मृदा नमी को किससे ज्ञात करते हैं? तो मृदा नमी का मापन जो है वो होता है टेंसियोमीटर द्वारा। कौन से मीटर द्वारा? टेंसियोमीटर द्वारा। एक मीटर जिसका नाम है टेंसियोमीटर, ये टेंसियोमीटर मृदा की नमी को मापता है। मृदा की नमी का मापन किससे करता है सर? टेंसियोमीटर द्वारा। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको 5 स्टार दे देना साथियों, चॉकलेट नहीं, कॉपी में देना। ठीक है। यूनिक ले भाई, ये जहां लाइन लिखी है वहां 5 स्टार रख दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है। अब आप देखिएगा, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, एक विशेष आग्रह की, ये पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कृषि विज्ञान के कंप्लीट कोर्स एकदम 0 रुपीज यानी कि कंप्लीट कोर्स एकदम फ्री करवा रहा है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, इस गरिमा को देखते हुए, इस योगदान को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ऐसे साथी जिन्हें वास्तविकता में नीड है ऐसे कोर्सेज की, जो इतने महंगे महंगे 5,000 के, 7,000 के, 15,000 के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कोर्स नहीं खरीद पाते, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ये चैनल जरूर पहुंचाइएगा। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है चरम मुर्दान गुणांक। कौन सा है सर? चरम मुर्दान गुणांक। चरम मुर्दान गुणांक। तो अगर मैं बात करूं चरम मुर्दान गुणांक की, है ना, तो इस बिंदु पर मृदा नमी तनाव कितना होता है? पहला तो यही पूछा जाता है कि भाई चरम मुर्दान गुणांक जो है, इस पर मृदा नमी तनाव कितना होता है, मृदा नमी तनाव कितना होता है? तो आप कहोगे 60 बार, 15 चौके 60, 15 चौके 60 बार। ठीक है। कितना होता है सर? 60 बार होता है। ठीक है। अब देखना आप, यहाँ जो पहले हमने बात की थी मलानी बिंदु की, हाँ सर, जो मलानी बिंदु की बात की थी सर, जो मलानी बिंदु की बात की थी ना, उसमें हमने कहा कि इसमें मलानी बिंदु में मृदा नमी तनाव होता है 15 बार। तो आप ऐसे करना, जब इस लाइन को लिखो ना, तो उसके नीचे जब ये पॉइंट लिखो ना, तो पहला तो मलानी बिंदु आपको याद रहेगा, मुरझाया हुआ वाला। ठीक है। तो सर मलानी बिंदु यदि 15 बार है, ठीक है, तो चरम मुर्दान गुणांक का जब भी पूछा जाए आपसे, तो मलानी बिंदु का याद होगा, तो चरम मतलब 4, चरम से आप क्या याद रखो? 4। और 15 इंटू 4 कितने होते हैं सर? 15 इंटू 4 होता है 60। कितने होते हैं सर? 60 होते हैं। यानी कि 60 बार, कितना सर? 60 बार मृदा नमी तनाव किसका, कौन से बिंदु पर होता है पौधे का? तो वो होता है चरम मुर्जान गुणांक पर। कौन से बिंदु पर? चरम मुर्जान गुणांक पर। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस बिंदु पर पौधे जल की कमी के कारण मर जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब पौधे इस बिंदु पर पहुंचते हैं, तो वो जल की कमी, जब पौधे में जल की कमी हो जाती है, आप ऐसे याद रखिएगा, जब पौधे में जल की कमी हो जाती है, और इतनी कमी जल की कि फिर वो पौधा मरने लग जाए, मुरझाने के बाद मरने लग जाए, ठीक है, एकदम नष्ट होने लग जाए, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? चरम मुर्जान गुणांक। आप कहेंगे कि पौधे की वह अवस्था, अगर आपको, अब आप पूछने ही वाले थे शायद कि सर बताओ चरम मुर्जान गुणांक क्या है, तो आप कहोगे सर पौधे की वह अवस्था। क्या सर? पौधे की वह अवस्था, पौधे की वह अवस्था जिसमें पौधा जल की कमी के कारण, जिसमें पौधा जल की कमी के कारण नष्ट होने लग जाए। क्या होने लग जाए सर?
नष्ट होने लग जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे सर? उसे क्या कहेंगे सर? उसे हम कहेंगे चरम मूर्धन गुणांक। क्या कहेंगे? चरम मूर्धन गुणांक। पौधे की ऐसी अवस्था जिसमें पौधा जल की कमी के कारण नष्ट होने के लिए रवाना हो गया तो उसे कहेंगे चरम मूर्धन गुणांक। जब भी किसी पौधे को देखो जिसमें जल की कमी हो, जिसमें क्या हो, जल की कमी, और वो कह रहा है भाई मेरे पास पानी नहीं है इसलिए मैं तो जा रहा हूँ सुसाइड करने। सुसाइड मतलब पौधा न चाहते हुए भी बिना पानी के तो फिर रहता ही नहीं है, ठीक है। तो उस पौधे को कहना भाई तेरे बारे में कोई पूछे ना सुसाइड के बाद आत्मा कोई मिले भटकती भटकती तेरी और पूछे कि तू कौन से बिंदु पर गया तो कहना चरम मूर्धन गुणांक। कौन सा? चरम मूर्धन गुणांक। यस, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, अब अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, क्या सर? अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अगला पॉइंट आपके पास आता है प्राप्य जल या उपलब्ध जल। एक पॉइंट आता है प्राप्य जल। कौन सा सर? प्राप्य जल, है ना, या उपलब्ध जल। प्राप्य जल या उपलब्ध जल। आपको पूछा जाता है कि भैया बताओ प्राप्य जल या उपलब्ध जल क्या होता है, तो आप कहोगे कि प्राप्य जल या उपलब्ध जल की डेफिनेशन जब आपसे पूछे तो आप कहोगे कि म्लानी बिंदु व क्षेत्र क्षमता के बीच उपलब्ध जल को, म्लानी बिंदु व क्षेत्र क्षमता के बीच, एक तो होता है सर म्लानी बिंदु जिसमें पौधा मुरझाने लगे, और एक बिंदु होता है क्षेत्र क्षमता वाला। कौन सा? क्षेत्र क्षमता वाला, ठीक है। क्षेत्र क्षमता मतलब एरिया की कितनी कैपेसिटी है जल को ग्रहण करने की, ठीक है। किसी भी क्षेत्र की कितनी कैपेसिटी है कि वो मतलब उसकी जो क्षमता है ना जल ग्रहण करने की, उसको कहते हैं क्षेत्र क्षमता। तो अब देखिएगा म्लानी मतलब मुरझाने वाला, है ना, जिसमें पौधा मुरझाने लग जाए। म्लानी बिंदु और क्षेत्र क्षमता के वाले बिंदु, म्लानी बिंदु और क्षेत्र क्षमता वाले बिंदु, इन दोनों के मध्य की अवधि, इन दोनों के जो मध्य की अवधि होती है साथी, इन दोनों के मध्य की अवधि को क्या कहते हैं? उपलब्ध जल कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के मध्य के बिंदु को क्या कहते हैं? भाई पौधा ना तो म्लानी बिंदु जितना है ना क्षेत्र क्षमता जितना है, बीच में ठहर रहा है, तो उसे कहेंगे उपलब्ध जल। क्या कहेंगे? उपलब्ध जल। और क्या कह सकते हैं? प्राप्य जल, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। पौधों को यही जल उपलब्ध होता है जो मृदा के सूक्ष्म रंध्रों या कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब वो पौधों को उपलब्ध जल कौन सा है आपको पूछा जाता है कि निम्न में से पौधों को उपलब्ध जल है, तो आप क्या कहोगे? प्राप्य जल या उपलब्ध जल, ठीक है। एकदम नॉर्मल सा पॉइंट है, आप आसानी से याद रख सकते हो। अब अगली विशेषता आती है मृदा की, मृदा वायु। कौन सी आती है सर? मृदा वायु, सोइल एयर, ठीक है। अगर मैं बात करूं मृदा वायु की तो फसल श्वसन क्रिया द्वारा मृदा में, क्या सर? फसल श्वसन क्रिया द्वारा मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है, ठीक है। जो फसल श्वसन क्रिया होती है, क्या सर? जो फसल श्वसन क्रिया होती है उस फसल श्वसन क्रिया में हाँ, फसल श्वसन क्रिया में मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है और CO2 की मात्रा को बढ़ाती है, ठीक है। फसल में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, इसके सेंस में आपको पूछा जाता है कि भैया बताओ फसल श्वसन की प्रक्रिया में, क्या सर? फसल श्वसन की प्रक्रिया में मृदा कौन सी गैस को कम करती है और कौन सी गैस को बढ़ाती है, ठीक है। मृदा कौन सी गैस को कम करती है और कौन सी गैस को बढ़ाती है। तो अगर आपको पूछे ये पॉइंट की फसल श्वसन क्रिया में मृदा कौन सी गैस को कम करती है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन। कौन सी सर? ऑक्सीजन, ठीक है। और यही जब पूछे कि भैया बताओ कौन सी गैस बढ़ाती है ना मृदा फसल श्वसन में, तो आप कहोगे CO2। क्या कहोगे सर? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा अगला पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे, जो मैंने पहले भी लिखा है। अगला पॉइंट आप ध्यान रखोगे जो फसल होती है, हाँ सर, जो फसल होती है ना, फसल क्रॉप में CO2 की मात्रा, फसल में CO2 की मात्रा, किसकी मात्रा सर? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो सतह वाली भूमि होती है, जो मृदा होती है, इस मृदा की अपेक्षा, क्या सर? फसल में CO2 की मात्रा मृदा की अपेक्षा कितना गुना अधिक पाई जाती है सर? 10 गुना अधिक पाई जाती है। क्या सर? क्या
मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले भी बताया कि सर फसल में, क्रॉप में CO2 की मात्रा, किसकी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मृदा या परती यानी कि सतह वाली, सरफेस वाली मृदा की अपेक्षा कितना गुना अधिक पाई जाती है, 10 गुना, 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। इस बात का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से ध्यान रखना, शायद सुपरवाइजर 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है, 4 फरवरी 2024 के एग्जाम में। अब आप देखिएगा अगला पॉइंट कि मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, क्या सर, मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, पहले तो ये बताओ कि सर मृदा वायु में ऑक्सीजन O2 की मात्रा, O2 की मात्रा कितनी होती है, 20.60% होती है। कितनी होती है सर, 20.60। और यदि मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए, यदि मृदा वायु में औसतन कितनी होती है, 20.60% होती है, यदि मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए तो सर फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखिएगा जब मृदा में ऑक्सीजन की पूर्ति 10% से कम होती है तो जड़ों का विकास कम हो जाता है। भाई जब मृदा में, क्या सर, जब मृदा में ऑक्सीजन की पूर्ति 10% से कम हो जाए, जब भी मृदा के साइंस में आपको पूछे तो आप कहोगे जब मृदा में CO2, किसकी सर, CO2 सॉरी ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की पूर्ति यदि 10% से कम हो जाए तो जड़ों का विकास कम हो जाता है। मृदा में यदि ऑक्सीजन की मात्रा 10% से कम हो जाए तो फिर जड़ों का विकास कम होगा, जड़ों का विकास कम होगा, जड़ों का विकास, जड़ों का रूट का डेवलपमेंट कम होगा, ठीक है। रूट का डेवलपमेंट कब कम होगा, जब मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा 10% से कम हो जाए। और यदि मृदा में या मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20.60% से अधिक होने लग जाए तो फिर फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, क्षमा चाहता हूं आपसे। अब देखिएगा अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, जैसा कि पहले तो ये देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फसल में यानी कि क्रॉप में CO2 की मात्रा मृदा की अपेक्षा में कितनी होती है सर, 10 गुना अधिक होती है। किसी भी फसल के साइंस में आप बात करोगे तो सोइल के साइंस में, सॉरी सोइल के कंपैरिजन में, भाई इसका और इसका, फसल और मृदा का जब हम कंपैरिजन करें, किसमें, CO2 की मात्रा में, क्वांटिटी ऑफ CO2, तो फसल में CO2 की मात्रा मृदा की अपेक्षा 10 गुना अधिक पाई जाती है। इसके अलावा हमने बात की सर जो मृदा वायु है, मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20.60% से यदि अधिक हो जाएगी तो फिर फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, फसल के विकास या फिर फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, अब जैसा कि मैंने आपको बताया मृदा नमी, है ना, मृदा नमी में भाई एक पॉइंट आपको लिखा है कि मृदा नमी का जो मापन है वो होता है टेंसियोमीटर द्वारा। हाँ सर ये तो आपने लिखाया। तो मृदा नमी ज्ञात करने के कुछ और भी तरीके हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मृदा नमी ज्ञात करना। क्या सर, मृदा नमी ज्ञात करना। देखिएगा मृदा नमी ज्ञात करना, ठीक है। अब इसमें देखिएगा पहला तो टेंसियोमीटर, कौन सा मीटर सर, टेंसियोमीटर। इसको थोड़ा विस्तार से इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं और जहां से प्रश्न आते हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये है संकल्प हमारा। अब देखिएगा ये केवल 0.85 बार मृदा नमी तक संवेदी है, अतः केवल बालू मृदा के लिए उपयुक्त है। अब ये जो टेंसियोमीटर है ना सर, आप कहोगे कि ये टेंसियोमीटर द्वारा किसी भी प्रकार की मृदा को हम मृदा की नमी का ज्ञात कर सकते हैं, नहीं, तो केवल और केवल बालू मृदा के लिए उपयुक्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लिख देना कि टेंसियोमीटर द्वारा ऐसी मृदा का ज्ञात किया जाता है, ऐसी मृदा की नमी ज्ञात की जाती है जिस मृदा का प्रकार कौन सा हो, टाइप कौन सा हो सर, बालू मृदा हो। कौन सा हो सर, बालू मृदा हो, है ना, केवल बालू मृदा हेतु उपयुक्त है। कौन सा सर, टेंसियोमीटर। और ऐसी मृदाओं का मापन, ऐसी मृदाओं में नमी का मापन किया जाता है टेंसियोमीटर द्वारा जिनमें आप कह सकते हो 0.85 बार, क्या सर, 0.85 बार मृदा नमी तक संवेदी है। अब ये टेंसियोमीटर है ना, आप जिस भी मृदा में नमी का मापन करोगे तो टेंसियोमीटर केवल और केवल 0.85 बार तक ही संवेदनशील है ना।
आपको पूछा जाता है टेंसियोमीटर कितने बार तक संवेदनशील है, तो आप कहोगे 0.85 बार तक। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अब देखिएगा साथियों, अगला पॉइंट है जिप्सम ब्लॉक। कौन सा सर, जिप्सम ब्लॉक। एक तो टेंसियोमीटर है, दूसरा हम कैसे ज्ञात करते हैं सर, जिप्सम ब्लॉक के द्वारा, अथवा इसको और क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं बायोपास नमी मीटर। क्या कहते हैं, बायोपास नमी मीटर। तो मृदा नमी ज्ञात करने का आपके पास दूसरा यंत्र आएगा, दूसरा मीटर आएगा, बायोपास नमी मीटर। बोलो ना, बायोपास नमी मीटर। सर हम कैसे बोले, अरे आप जहां कहीं भी हो, लाइब्रेरी हो, घर पे हो, जहां से भी सुन रहे हो क्लास को, साथ साथ जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूं बोलते जाओ, आपको मैं सुन रहा हूं। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये लंबे अंतराल पर सिंचाई चाहने वाली फसलों में उपयुक्त है। लंबे अंतराल पर यानी कि ऐसी फसलें जिनमें जिनमें एक लॉन्ग गैप के बाद सिंचाई की जाती है, ऐसी क्रॉप्स जिनमें एक लॉन्ग गैप के बाद इरिगेशन की जाती है, यस, उनमें कौन से नमी मीटर का प्रयोग करते हैं, तो वो है जिप्सम ब्लॉक अथवा बायोपास नमी मीटर। यस सर, ठीक है। तो आप कहोगे ये क्या सर, यह लंबे अंतराल पर, क्या सर, ये लंबे अंतराल पर, ये लंबे अंतराल पर सिंचाई चाहने वाली फसलों हेतु उपयुक्त है। हाँ सर, सिंचाई चाहने वाली फसलों हेतु उपयुक्त है। दोनों में 2-2 पॉइंट लिखूंगा और वहां से क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, फसलों हेतु उपयुक्त है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी रामायण, चाहे आप बीएससी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, वहां भी ये आते हैं, पूछे जाते हैं पॉइंट। ठीक है, फसलों हेतु। अब देखिएगा, ये विद्युत प्रतिरोध पर कार्य करता है। अब ये कार्य कैसे करता है, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सी थ्योरी, कौन सी प्रिंसिपल पर, तो सर विद्युत प्रतिरोध है ना, विद्युत प्रतिरोध ये जो कार्य करता है। ठीक है, आपको अब पूछा जाता है कि भैया बताओ निम्न में से मृदा नमी ज्ञात करने का कौन सा यंत्र विद्युत प्रतिरोध पर कार्य करता है, तो विद्युत प्रतिरोध पर कार्य कौन करता है सर, विद्युत प्रतिरोध पर कार्य करता है बायोपास नमी मीटर। कौन सर, बायोपास मीटर, है ना। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब यदि ये विद्युत प्रतिरोध पर काम करेगा तो एक बात बताओ, यदि ये विद्युत प्रतिरोध पर काम करेगा तो क्या इसको लवणीय मृदा में प्रयोग करेंगे, नहीं। तो आपको नोट लगा के लिखना है, आपको है ना, नोट लगा के लिखना आप कि ये विद्युत प्रतिरोध पर कार्य करता है, अतः ये लवणीय मृदा हेतु उपयुक्त नहीं है। क्या सर, ये विद्युत प्रतिरोध पर कार्य करता है, अतः अतः यह, मैं आगे लिख देता हूं ऊपर, है ना, आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, कहीं तो लिखा होता है कि आपकी असुविधा के लिए खेद है, मैं आपकी सुविधा के लिए ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, हम वो बस स्टैंड वाली, रेलवे स्टेशन वाली लाइन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता मैचिंग मैचिंग लिखते रहते हैं। देखिएगा, हाँ, तो जो बायोपास नमी मीटर है, बायोपास नमी मीटर, जिसको जिप्सम ब्लॉक कहा था, क्या कहा था, जिप्सम ब्लॉक, इसमें आप नोट लगा के लिखोगे, नोट लगा के लिखना कि सर ये जो कार्य करता है वो कौन से प्रतिरोध पर करता है सर, विद्युत प्रतिरोध पर कार्य करता है, विद्युत प्रतिरोध पर कार्य करता है, और विद्युत प्रतिरोध पर कार्य करता है, इसी कारण यह लवणीय मृदा हेतु उपयुक्त नहीं है। अतः यह लवणीय मृदा हेतु उपयुक्त नहीं है, मृदा हेतु उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अब आप देखिएगा, एक तीसरा आता है न्यूट्रॉन नमी मीटर। कौन सा आता है सर, तीसरा, न्यूट्रॉन नमी मीटर, न्यूट्रॉन नमी मीटर, बोलो ना, न्यूट्रॉन नमी मीटर। ठीक है, न्यूट्रॉन नमी मीटर की अगर मैं बात करूं, पहले इसको मिटा देता हूं। ठीक है, न्यूट्रॉन नमी मीटर की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा आप कि खेत में नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए श्रेष्ठ उपकरण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार दे देना इसको, चॉकलेट नहीं लेकिन 5 स्टार अपने कॉपी में इसको जरूर दे देना। ठीक है, अमित जी कहते हैं ना आपके
कि 5 स्टार यूनिक, भाई जहाँ पॉइंट लिख रहे हो 5 स्टार का कह रहा हूँ तो वहाँ 5 स्टार चॉकलेट रख ले, नहीं वो नहीं। आप देखिएगा न्यूट्रॉन नमी मीटर की अगर मैं बात करूं तो खेत में, कहाँ सर, खेत में अगर आपको मृदा की नमी की जांच करनी हो, खेत में मृदा नमी ज्ञात करने हेतु सबसे उपयुक्त कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, खेत में है ना, खेत में मृदा नमी ज्ञात करने हेतु सर्वश्रेष्ठ, खेत में मृदा नमी ज्ञात करने हेतु सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट है ना, इट इज द बेस्ट रेगुलेटर फॉर सोइल है ना, बिल्कुल हाँ, सोइल आर्द्रता कह दो, नमी कह दो, न्यूट्रिशियस कह दो, ठीक है, फॉर क्या कह दो, खेत में मृदा नमी ज्ञात करने हेतु सबसे उपयुक्त, बेस्ट, ठीक है, सबसे उपयुक्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है मृदा सूक्ष्म जीव। भाई माइनर विशेषता हमने पढ़ी, मृदा जल, मृदा कणाकार, ठीक है, इसी प्रकार हमने मृदा वायु पढ़ी। अब अगला एक आता है हमारे पास, क्या सर, अगला आता है हमारे पास मृदा सूक्ष्म जीव, सोइल के सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव। 8वीं क्लास में एक चैप्टर है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना, RBSE NCERT, उसमें 8वीं क्लास में दूसरा पार्ट है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो उसमें जो सूक्ष्म जीव है ना वो 4 प्रकार के हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव है वो 4 प्रकार के हैं, विषाणु, जीवाणु, ठीक है, और एक आता है प्रोटोजोआ और कवक, ठीक है। तो उसी प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं किसमें सर, मृदा में। तो अगली जो मृदा की विशेषता है वो है मृदा सूक्ष्म जीव। क्या है सर, मृदा सूक्ष्म जीव, ठीक है। अगर मैं बात करूं मृदा सूक्ष्म जीव की, तो देखिएगा मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए निश्चित ताप कितना होता है, ये भी आपको पूछा जाता है कि सर जो मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीवड़े पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं, मृदा में सूक्ष्म जीव हेतु, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता हेतु, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता या क्रियाशीलता हेतु, सक्रियता या क्रियाशीलता हेतु कितना तापमान उपयुक्त है। तो आप सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए या सक्रियता के लिए उपयुक्त तापमान, क्या सर, उपयुक्त तापमान, एक्यूरेट तापमान है ना, तो वो कितना होना चाहिए सर, वो होना चाहिए सर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि यदि मृदा में ये तापमान है, यदि मृदा में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है, तो फिर वो तापमान मृदा में जो सूक्ष्म जीव है उनकी क्रियाशीलता या सक्रियता के लिए परफेक्ट है, उपयुक्त है, एक्यूरेट है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान। अब जो साथियों मृदा में सूक्ष्म जीव है ना, जो मृदा में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है ना, उन सूक्ष्म जीवों के लिए आपको अगला पॉइंट पूछा जाता है कि भैया बताओ मृदा में सूक्ष्म जीवों के लिए पीएच, क्या सर, पीएच मान कितना होना चाहिए। तो वो पीएच होना चाहिए साथियों 6 से 4.5, कितना सर, 6 से 7.5, कितना सर, 6 से 7.5। ये पीएच मान मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए उपयुक्त है। 2 बातें मैंने कही मृदा में सूक्ष्म जीवों के लिए, ठीक है, 2 बातें बताइए आपको, एक तो कहा पीएच का और एक का तापमान का। ये दोनों बातें किसके लिए है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए अथवा सक्रियता के लिए। तो पीएच पूछे तो कहना है 6 से 7.5, कितना सर, 6 से 7.5। तापमान पूछे तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा सामान्यतः मृदा में प्रति ग्राम मृदा में सूक्ष्म जीवों के आधार पर, अब देखो आपको 2 पॉइंट यहां से और पूछे जाते हैं, सूक्ष्म जीव से 2 पॉइंट और क्या पूछे जाते हैं कि भैया एक तो बताओ मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्याओं का क्रम, और एक बताओ सूक्ष्म जीवों की संख्या के अलावा क्या, भार का क्रम। किसका क्रम सर, भार का। तो ये दोनों पॉइंट आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि मृदा में, क्या सर, मृदा में प्रति ग्राम मृदा में संख्या के आधार पर क्रम है ना, तो मृदा में सूक्ष्म जीवों का क्या पूछ ले, क्रम। मैं यहां लिख देता हूं मृदा, ठीक है, मृदा का मैं बना देता हूं एक छोटा सा चार्ट,
ठीक है, मृदा में सूक्ष्म जीवों के सेंस में आप देखिएगा, मृदा में सूक्ष्म जीव, या अगर मैं बात करूं मृदा में सूक्ष्म जीव की, तो मृदा में सूक्ष्म जीवों के सेंस में आपको दो बातें पूछी जाती है। एक तो बताना है संख्या के संदर्भ में क्रम, और एक बताना है भार के संदर्भ में क्रम। ये दोनों बातें आपको बार बार पूछी जाती हैं। जब आपको पूछे संख्या में, क्या पूछे, संख्या में, ठीक है, तो आप कहोगे सबसे पहले तो एक्टिनोमाइसीटीज सर्वाधिक होते हैं। कौन से सर, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है, ये सूक्ष्म जीव मृदा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके बाद जीवाणु, ठीक है, इसके बाद कवक। ये क्रम रहता है मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या के आधार पर। मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या के आधार पर जब आपको क्रम पूछे तो आप कहोगे सर्वाधिक पाए जाते हैं एक्टिनोमाइसीटीज, उसके बाद जीवाणु, फिर कवक। लेकिन यही अगर पूछे भार के सेंस में, तो भार में सबसे पहले सर्वाधिक कौन से होते हैं, कवक। कौन सा सर, कवक। सेकंड पे आते हैं जीवाणु, कौन से आते हैं सर, जीवाणु। और थर्ड पे आते हैं आपके एक्टिनोमाइसीटीज। कौन से सिटीज आते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देखिएगा अम्लीय मृदाओं में प्रति ग्राम मृदा में, अब देखो ये तो है सामान्य मृदाओं में। कौन सी मृदा में सर, सामान्यतः मृदा में, एक नॉर्मल मिट्टी है, एक नॉर्मल सोइल है, उसके सेंस में तो ये है। अब आपको अम्लीय मृदा के सेंस में भी अलग से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर पूछे अम्लीय मृदा में, ठीक है, तो अगर आपको पूछे अम्लीय मृदाओं में ये का ये क्रम बता दो, ठीक है। अम्लीय मृदा में संख्या के सेंस में आपको पूछे कि भैया बताओ अम्लीय मृदा में जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या का क्रम बता दो, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि सर्वाधिक तो कवक, उसके बाद जीवाणु, फिर शैवाल। अम्लीय में देखिएगा सर्वाधिक कौन है, कवक है, उसके बाद कौन है सर, जीवाणु है, फिर कौन है सर, एक्टिनोमाइसीटीज है, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे ध्यान। और इसके बाद कौन आते हैं सर, इसके बाद आते हैं सर शैवाल, ठीक है। कौन आते हैं सर, शैवाल, ठीक है। तो अम्लीय मृदा के सेंस में आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि भाई सर्वाधिक कौन है, कवक है, उसके बाद जीवाणु है, फिर एक्टिनोमाइसीटीज है, फिर कौन है, शैवाल है, ठीक है। फिर शुष्क मृदाओं में, किसमें सर, शुष्क मृदाओं में वापस अलग से पूछा जाता है कि भैया चलो मान लिया कि तुझे ये भी याद है सामान्य मृदाओं वाला, भाई संख्या के सेंस में तो क्या है, संख्या के सेंस में आप कहोगे कि सर एक्टिनोमाइसीटीज, उसके बाद जीवाणु और कवक, ठीक है। लेकिन अगर ये का ये बार पूछ ले तो क जी ए, के जी ए, और इसका उल्टा करना है ए जी के, ठीक है। अम्लीय मृदा के सेंस में पूछे तो वापिस ये कहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं फेरबदल करना चाहूं तो अम्लीय मृदाओं में आप 19-20 कई जगह देखते हैं, ठीक है। एक्टिनोमाइसीटीज की जगह कई बार आपको शैवाल भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट 0.1% का फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा, है ना, बिल्कुल। और जब ऐसे कंफ्यूजन वाले पॉइंट मिले ना तो वो एक सॉन्ग चल रहा है ट्रेंडिंग, येट डोंट केयर, है ना, बस वही थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा शुष्क मृदाओं में भी बात कर लेते हैं, है ना। शुष्क मृदाओं में जब पूछे कि बताओ भैया शुष्क मृदाओं में प्रति ग्राम सूक्ष्म जीवों का क्रम, ठीक है। तो जब शुष्क मृदाओं में पूछे कि बताओ सूक्ष्म जीवों का क्रम बताओ, तो आप कहोगे सर्वाधिक एक्टिनोमाइसीटीज, फिर जीवाणु, सर्वाधिक कौन है सर, एक्टिनोमाइसीटीज है, फिर कौन है, जीवाणु है, फिर कौन है, कवक है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। और लास्ट में कौन आता है, शैवाल। कौन आता है सर, शैवाल आता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है सामान्य मृदाओं वाला। सुपरवाइजर 2024 में शायद आया था ऑप्शन में क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन, ठीक है, जो भी आप मान सकते हो, ऑप्शन में क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऑप्शन, लेकिन आया था, ठीक है। अब आप देखिएगा या फिर चलिए लेट हो जाएगा आज मैं भी थोड़ा जल्दबाजी में हूं, ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लास, इसके आगे हम कल बात करेंगे। उम्मीद करता हूं प्रतिदिन की तरह ही
आपको आज की क्लास भी शानदार लगी होगी, दमदार लगी होगी, मजेदार लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक शेयर कमेंट, वास्तविकता में कह रहा हूँ पूरा का पूरा कोर्स फ्री करवाने वाला एकमात्र चैनल है। तो ऐसे विद्यार्थी, ऐसे साथी जिन्हें वास्तविकता में नीड है इस कोर्स की, उन तक इस चैनल को शेयर जरूर कर देना, सेंड जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बड़े रहिए द ड्रीम पॉइंट के साथ और कीजिए अपने सपनों को साकार।